हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। आज हम लोग बायोलॉजी के 198 के सीरीज में आए हुए हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जीवन के विकास के बारे में। अब समझने वाली बात है कि जो हमने पिछला चैप्टर कवर किया था वो चैप्टर था सब डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, मतलब जीव विज्ञान के जो विभाग हैं उसके बारे में हमने जिक्र किया था। उम्मीद करता हूँ वह वीडियो जो है आपको बहुत पसंद आया होगा। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं बायोलॉजी के चैप्टर के बारे में जिसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो उम्मीद करूंगा कि आज जो चैप्टर होगा वो आपको अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है, जीवन का विकास का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें पृथ्वी जब बना होगा, ये देखिए ये सारी चीजें हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है, तो इस पर ज्यादा सोचना नहीं है अपने को, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 15 अरब वर्ष पहले की बात करते हैं। कितने? 15 अरब वर्ष पहले की बात करते हैं। 15 अरब वर्ष पहले जो है एक सिंगुलैरिटी हुआ करता था। सिंगुलैरिटी हुआ करता था। इस सिंगुलैरिटी में कुछ नहीं था। समझिएगा इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ को जब हमें पढ़ना है तो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन का विकास। तो ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी बना और उस पर जीवन का विकास शुरू हो गया, है ना। ऐसी थियरी नहीं है हमारे पास जो थियरी है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। 15 अरब वर्ष पहले जो है इस ब्रह्मांड के अंदर कुछ नहीं हुआ करता था। एक सिंगुलैरिटी मतलब एक सिर्फ डॉट हुआ करता था। इस डॉट के अंदर देखिएगा उस समय के जो आद्य पदार्थ थे, आद्य पदार्थ आद्य पदार्थ आद्य पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जिसकी जानकारी नहीं होती, मतलब वैसे आदि पदार्थ, आदि मतलब जो उस समय के पदार्थ होंगे वो इससे आकर्षित होने लगे क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल पावर हाई था। ग्रेविटेशनल पावर की बात करें, ग्रेविटेशनल पावर की बात करें तो वो हाई था, है ना। अब इसके ग्रेविटेशनल हाई होने के कारण जो है आद्य पदार्थ इसके अंदर खींचे चले आने लगे। अब यहां पर देखिएगा, आप ध्यान से थोड़ा समझिएगा, तो कहता है इसके खींचे जाने के कारण जो है इसके अंदर जो है बहुत सारे चीजें एकत्रित हो गई, जबकि ये सिंगल डॉट था। क्या हुआ? ग्रेविटेशनल पावर हाई था, खींचने लगा। क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ने लगा। अब टेम्परेचर कैसे बढ़ने लगा इसको थोड़ा सा समझिएगा थ्योरी पे। नॉर्मली अगर हम क्लासरूम की कैपेसिटी जो है, किसी क्लासरूम की कैपेसिटी जो है वो 50 बच्चों की है। अगर हम 50 बच्चों को हमने रखा है तो उसमें कोई परेशानी नहीं। अगर हम उसमें से 50 बच्चों के अलावा 50 बच्चों के साथ जो है 100 बच्चों को अगर हमने और रख दिया, मतलब अब हमारे पास जो उस क्लासरूम में बच्चे हुए वो 150 बच्चे हो गए। अब उस क्लासरूम की कैपेसिटी 50 थी लेकिन हमने बच्चे कितने रख दिए? 150 रख दिए। तो अब समझिएगा यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है तो देखिएगा प्रत्येक बच्चों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लड़ाइयां होंगी या फिर वहां पर फ्रिक्शन स्टार्ट होगा। क्या होगा? स्टार्ट होगा फ्रिक्शन, स्टार्ट होगा। याद रखिएगा क्या स्टार्ट होगा? फ्रिक्शन। और हमें पता है कि जब हम किसी चीज में फ्रिक्शन करते हैं तो क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है ना। अब क्या हुआ? यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ। ये क्या हुआ? धीरे 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 डेंस हो गया। क्या हो गया? डेंस हो गया। काफी डेंसिटी इसकी बढ़ गई। अचानक से 15 अरब वर्ष पहले जो है इस सिंगुलैरिटी के अंदर एक विस्फोट हो गया। बुम, विस्फोट हो गया। इस विस्फोट को नाम दिया गया बिग बैंग। बिग बैंग, जिसे कि बिग बैंग थ्योरी, इसको कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी। याद रखिएगा ये जो थ्योरी दिया गया है, इस टाइप की थ्योरी जो दी गई है इसको बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। जो विस्फोट हुआ इसका नाम पड़ा बिग बैंग। अब ये बिग बैंग हो गया। अब जब ये बिग बैंग हो गया तो इस समय देखिएगा इस जो ब्रह्मांड खाली था उसमें बहुत सारे धूल कण के पार्टिकल्स जो है वो फैलने लगे। ठीक है। इसी धूलकण के पार्टिकल्स के एक जगह इकट्ठा होने से इसमें हाइड्रोजन, सबसे पहला जो एटम बना वो हाइड्रोजन। याद रखिएगा जब बिग बैंग हुआ, इस बिग बैंग के होने के तुरंत बाद क्या बना होगा? तो सबसे पहले जो है यहां पर टाइम बना। क्या बना? टाइम बना, क्योंकि इससे पहले टाइम भी, समय जो कहते हैं वो समय भी हमारे पास नहीं था। तो टाइम बना। टाइम बनने के बाद अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कहता है कि टाइम बनने के बाद डिस्टेंस स्पेस बना। क्या बना? स्पेस बना। इसी तरह से धीरे 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 और सारी चीजों का निर्माण होते गया। मैं जब डिटेल में ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा और ब्रह्मांड के बारे में क्लास लूंगा तो मैं जरूर बताऊंगा इन सब चीजों के बारे में। अभी बस इवोल्यूशन ऑफ लाइफ पर हमें चलना है तो इसके लिए थोड़ी सी जानकारी होनी जरूरत है।
होने की जरूरत है। चलिए, सबसे पहले जो है एक एटम बना, हाइड्रोजन एटम। वो भी क्या, धूल कण के जो बादल थे, ये क्लाउड ऑफ डस्ट, क्लाउड ऑफ डस्ट, इस क्लाउड ऑफ डस्ट में हाइड्रोजन एटम जो है वो बना। इसी डस्ट, इसी क्लाउड के अंदर क्या हुआ, हाइड्रोजन से हीलियम में बदलना शुरू हो गया। अब इसी कारण से जो है इस बादल के अंदर देखिएगा कि कहता है, इसी बादल के अंदर तपना स्टार्ट हुआ, तपन स्टार्ट हुआ, बहुत गर्मी पैदा होने लगी। इसी को नाम दे दिया गया स्टार। क्या नाम दे दिया हमने, स्टार, तारा। अब स्टार बनने के बाद सबसे पहले जो है स्टार बना है, याद रखिएगा, सबसे पहले क्या बना, स्टार्स बने। स्टार बनने के बाद अगर आप ध्यान से देखिएगा तो समझ में क्या चीजें आएंगी, तो कहता है कई सारी हाइपोथेटिकल थियरीज आई हैं, परिकल्पनिक जो है थियरी आई है। मतलब परिकल्पना समझिएगा तो परिकल्पना क्या होती है, किसी वैज्ञानिक की कल्पना होती है ना, किसी ने देखा नहीं है, किसी ने लाइव देखा नहीं है, लेकिन बस सेलेस्टियल बॉडीज को, जो हमारे ग्रह पिंड वगैरह हैं, इनको देखकर एक अंदाजा, एक जो है क्या कहते हैं, एक अंदाजा लगाया गया है कि हमारा पृथ्वी का निर्माण ऐसे हुआ होगा। इसके लिए कई सारे वैज्ञानिक आए, जिन्होंने, जैसे कि थेल्स साहब आए, जैसे पाइथागोरस साहब आए, चाहे कि आपका लाप्लास साहब आए, ऐसे कई सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने पृथ्वी के निर्माण के बारे में कई सारी हाइपोथेटिकल थियरीज दी है, परिकल्पनिक थियरीज दी है, प्रस्तुत की है। अब अगर हम उन परिकल्पनिक थियरीज की बात करें तो ये अगर हम मान लेते हैं तो इसमें कहा गया है कि सन या किसी स्टार के किसी टुकड़े से, किसी टुकड़े से, है ना, पृथ्वी का निर्माण हुआ है। अब पृथ्वी को अगर हम इस ब्रह्मांड के अंदर देखें तो पृथ्वी और ब्रह्मांड की साइज की अगर कल्पना करें तो एक, जैसे हमारे सामने एक सेल होता है, उसी प्रकार जो है पृथ्वी इस वायुमंडल, इस ब्रह्मांड के अंदर घूम रही है, मतलब बहुत छोटी है आकार में, है ना। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं इस टुकड़े से बना, तो टुकड़े से बनने के कारण जो है यह एक तप्त गोला रहा होगा, तप्त गोला रहा होगा। इस तप्त गोला पर कोई जीवन की कल्पना नहीं कर सकता है। ये जो समय हुआ, कहता है आपका लगभग मान के चलिए तो 4.5 अरब वर्ष पहले की बात है। मतलब 4.5 अरब वर्ष पहले जो है पृथ्वी जो है एक तप्त गोले के रूप में था, लाल, है ना, जिस कारण इस पर जीवन की संभावनाओं का परिकल्पना भी असंभव हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि संभावनाएं जो है वह कहीं ना कहीं उत्पन्न होती है जब हम पृथ्वी के सरफेस के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। कहता है उस समय पृथ्वी के सरफेस पर सन का यूवी रेज आ रहा था, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट रेज आ रहा था। इसने क्या किया है, पृथ्वी पर जो जल के कण थे इसको तोड़कर हाइड्रोजन अलग कर दिया और ऑक्सीजन को अलग कर दिया। कहता है पृथ्वी के सरफेस के अंदर अमोनिया, है ना, अमोनिया जैसी गैसें भी मौजूद थी, है ना। कई महीने में कहा जाता है मीथेन गैसेस भी मौजूद थी, और यहां पर जलवाष्प भी होता था, वेपर भी था, कार्बन डाइऑक्साइड भी हुआ, है ना। लेकिन इस पृथ्वी के पास जो अभी जस्ट निर्माण में ही आया है, इसके पास अपना कोई वायुमंडल नहीं है। जिस वायुमंडल में आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि वायुमंडल का लेयर होता है, संताप मंडल होता है, क्षोभ मंडल होता है, बहिर्मंडल मंडल होता है, जिसे इंग्लिश में पढ़ते हैं एक्सोस्फेयर, आयनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ऐसे जो हम लोग पढ़ते हैं, उस समय ऐसा कुछ नहीं था हमारे पास। अब नहीं था तो ऐसे भी संभावनाओं में हम जीवन की कल्पना जो है नहीं कर सकते। अब यहां पर देखिएगा कि धीरे धीरे जब पृथ्वी की सतह जो है वो ठंडी होने लगी, टेम्परेचर कम होने लगा, तो टेम्परेचर कम होने के बाद जो है इस पृथ्वी पर हजारों वर्षों तक बारिश हुई, रेन हुआ। जिस तरह अभी रेन हो रही है ना, उसी प्रकार एक समय था पृथ्वी की सतह पर बहुत तेज बारिश होने लगी जब पृथ्वी की सतह ठंडी हो गई। तो क्या हुआ कि पृथ्वी के सतह पर जो है, पृथ्वी के सतह पर जो है हम कहते हैं एक महासागर बना और एक लैंड बना, भूमि बना। ठीक है, महासागर जो है
वो पैंथालासा नाम था, पैंथालासा नाम था, और भूमि जो बनी पेंजिया नाम की भूमि बनी, है ना। पेंजिया और पैंथालासा का निर्माण हुआ। बाद में यही पेंजिया और पैंथालासा धीरे धीरे महाद्वीपीय विस्थापन के कारण टूटते गया और कई सारी द्वीपों का निर्माण हुआ, जिसमें कि 7 महाद्वीप हुए हमारे पास। तो ये सारी चीजें तो हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। बायोलॉजी के दृष्टिकोण से अगर हम पढ़ते हैं तो कहता है कि जब पृथ्वी की सतह ठंडी हुई थी उस समय बारिश हुई, बहुत तेज बारिश हुई। तो कहता है कि पृथ्वी की सतह उतनी अधिक ठंडी नहीं हुई थी, लेकिन पृथ्वी के अंदर तो और भी गर्म था ना। पृथ्वी की सतह हल्की ठंडी हुई थी, लेकिन पृथ्वी के अंदर तो गर्म था। जब इस पर बारिश की बूंदें आई और यहाँ पर महासागर का निर्माण हुआ, उसका जो जल होगा, ऑब्वियस है किसी गर्म तावे पर अगर हम रखते हैं, गर्म तावा जो है, अगर मान लेते हैं कोई खाना पकाते हैं, जैसे कोई मटके में कुछ पकाते हैं, मटके के बाहर का सतह जो ऊपर का है वो भाग अगर ठंडा हो गया है तो जरूरी नहीं है कि खाने का अंदर का भाग ठंडा हो गया। जिस तरह अभी भी पृथ्वी के अंदर मेंटल जो है वो, इनर मेंटल जो है वो पिघला हुआ है, अभी भी मैग्मा के फॉर्म में है, कोर अभी भी बहुत तेज गर्म है ना। तो उसी तरह से पृथ्वी तो ऐसा नहीं कि पूरी तरह ठंडा हो गया था। कहता है कि यहीं पर पेंजिया पैंथालासा जो महासागर था, इसी पैंथालासा महासागर में एक कोशिकीय जीव, एक सेल वाली जीव का निर्माण हुआ। जीवन की जो कल्पना है यहीं से प्रारंभ होती है। लगभग ये 2 करोड़ वर्ष पहले मानी जाती है। लगभग मैं कह रहा हूं, ऐसा कोई एक्चुअल डाटा नहीं है। लगभग कही जाती है 2 करोड़ 2 अरब वर्ष पहले जो है, या करोड़ वर्ष पहले जो है, इस पृथ्वी पर हुआ है। जबकि मैंने कहा कि पृथ्वी जो है वो 4.5 अरब वर्ष पहले जो है वो बन चुकी है। अब समझिए कि पृथ्वी पर बारिश होने और इसमें कितना डिफरेंस आ जाता है। अगर हम 2 अरब वर्ष पहले भी लेते हैं फिर भी 50% का डिफरेंस आ रहा है मैक्सिमम, है ना। तो यहां पर एक सेल बना जिसका नाम रखा गया है साइनोबैक्टीरिया, जो जिसका नाम क्या था, साइनोबैक्टीरिया। धीरे धीरे इन्हीं सेल्स से आज जो हम जितने भी वेरिएशंस देख रहे हैं जीवों का, चाहे वो प्लांट्स के वेरिएशंस हो, चाहे वो एनिमल्स के वेरिएशंस हो, चाहे ह्यूमंस के वेरिएशंस हो, चाहे एप्स के वेरिएस जो पक्षी हैं उनके वेरिएशंस हो, चाहे वो किसी भी तरह के वेरिएशंस हो, वो जो हम देख रहे हैं वो सारा चीज यहीं से स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल्ड करूंगा, डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लाऊंगा। लेकिन फिलहाल जो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जीवन के विकास का वन लाइनर होगा। मतलब आज जो हमें पढ़ना है वो वन लाइन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब मैं आपको स्टार्ट करूंगा, जब डिटेल्ड वीडियो के साथ चलूंगा, तो मैं बताऊंगा कि हर चीज कैसे कैसे हमारी पृथ्वी पर जो है वो आती है, कैसे कैसे अलग अलग। क्योंकि पृथ्वी को बारे में अगर हम कह रहे हैं कि 4.5 अरब वर्ष पहले जो है पृथ्वी का निर्माण हो गया, है ना। या 3 कास्ते द बफन ने इसको डिवीजन भी किया है, याद रखिएगा। ज्योग्राफी में बताया जाता है कास्ते द बफन साहब ने क्या किया है, पृथ्वी का जो एज बताया है 3.8 अरब वर्ष पहले बताया है कि 3.8 अरब वर्ष पहले जो है वो पृथ्वी स्टार्ट हो गई, है ना, युगों का प्रारंभ हो गया। इसी को अध्ययन की सुविधा के लिए उन्होंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि बहुत बड़े टाइम पीरियड को जब हमें पढ़ना है, जैसे इतिहास में होता है, इतिहास में बहुत बड़े टाइम पीरियड को अगर पढ़ना होता है तो उसको तोड़ दिया गया, 3 भागों में तोड़ दिया गया, जैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में तोड़ दिया गया। उसी प्रकार से जो है जियोलॉजिकली भी पृथ्वी को अलग अलग पार्ट में तोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा कि जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट पर ही चलते हैं, क्योंकि इसके बारे में मैं डिटेल करूंगा। क्योंकि मैं अगर स्टार्ट करूं बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं सीधा पॉइंट पर आता हूं, बात करता हूं। क्योंकि मैं जब डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा तब मैं आपको चीजों को अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। कहता है कि सबसे पुराने से नवीनतम युगों की सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है। मतलब कहता है द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इपोच ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। ओल्डेस्ट सबसे पुराना से लेके नया तक कैसे मेंशन किया। तो सबसे पुराना क्या है आपका, पैलियोसीन है, इयोसीन है, उसके बाद ओलिगोसीन है, मायोसीन है, प्लियोसीन है, प्लिस्टोसीन है, होलोसीन। अब ये है क्या, जिस तरह से हमने बताया कि इतिहास में हम पढ़ते हैं आधुनिक, प्राचीन, मध्यकालीन पढ़ते हैं, है ना। अब प्राचीन में हम चले जाएंगे, पाषाण युग पढ़ते हैं, ताम्रपाषाण पढ़ते हैं, है ना, स्टोन एज के बारे में पढ़ते हैं। उसी प्रकार से जब हम ज्योग्राफिकली चलते हैं या बायोलॉजिकली चलते हैं तो इसको इपोच में डिवाइड किया गया। अलग अलग इपोच है, अलग अलग इराज हैं,
है ना? अलग-अलग इपोच और अलग-अलग इराज में डिवाइड किए गए हैं टाइम लाइन्स को। याद रखिएगा किसको डिवाइड किया गया है? टाइम लाइन्स को। पृथ्वी का जो जन्म हुआ है तब से लेके 3.8 अरब वर्ष को डिवाइड किया गया अलग-अलग सेक्शन में, है ना? ताकि अध्ययन के दृष्टिकोण से जो है वो सुविधा हो, अध्ययन के दृष्टिकोण से ये ज्यादा लंबा ना प्रतीत हो, इसीलिए इसको डिवाइड किया गया। तो इसी में सबसे पहला जो पॉइंट था हमारा वो क्या कहता था कि द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इपोच, इपोच का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, ओल्डेस्ट से न्यूएस्ट मतलब सबसे ओल्ड ये होगा, उसके बाद सबसे न्यू कौन सा होगा? होलियोसिन। इतना दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले जो है सबसे ओल्ड क्या था? पैलियोसिन, इयोसिन, पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, फिलियोसिन, प्लेस्टोसिन और होलोसिन। ये सारे के सारे क्या है? इपोच है, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, कहता है आदिम पृथ्वी, आदिम पृथ्वी पर किस गैस की अनुपस्थिति थी? आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में, वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर में किस गैस की अनुपस्थिति थी? प्रिमिटिव्स अर्थ, जो आदिम, प्रिमिटिव्स अर्थ का हिंदी होता है आदिम पृथ्वी। आदिम पृथ्वी पर किस गैस की अनुपस्थिति थी? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी। यहां पर कौन सा गैस था? अमोनिया था, कार्बन डाइऑक्साइड था, मीथेन गैस था, ऐसे गैसें थी, लेकिन जो है ऑक्सीजन अब्सेंट था, है ना? अगर हम, क्योंकि ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो लाइफ की संभावना अधिक होती है। अगर हम बात करें हाल के प्रमाणों के अनुसार पृथ्वी पर जीवन लगभग जो है 2 अरब वर्ष पहले हुआ है या 2 करोड़ वर्ष। देखिएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 2 अरब वर्ष पहले हुआ है ना? पृथ्वी पर 2 अरब वर्ष, 2 अरब वर्ष पहले जो है माना जाता है, प्रमाणों के अनुसार जो है पृथ्वी पर जीवन जो है वो लगभग 2 अरब वर्ष पहले हुआ। मैंने कहा ना कि पृथ्वी के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो अरब वर्ष, करोड़ वर्ष, ऐसे वर्षों की श्रृंखला होती है। इसीलिए अध्ययन के लिए इसको अलग-अलग इपोच में, इराज में डिवाइड किया जाता है। ठीक है? कल्प, महाकल्प में इसको डिवाइड किया जाता है। अगले पॉइंट पर आते हैं, कहता है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव, सबसे पुराना जीव पृथ्वी पर कौन था? तो याद रखिएगा नीला हरा शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। सबसे पुराना जो जीव है इस पृथ्वी पर कौन है? ब्लू ग्रीन एल्गी। और हमने अभी जस्ट एक जिक्र किया था साइनोबैक्टीरिया के बारे में, तो पृथ्वी पर साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता था, है ना? इसी ब्लू हरे शैवाल को या नीला हरे शैवाल को, ब्लू ग्रीन शैवाल को जो है क्या नाम दिया जाता है? साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। अगले पॉइंट पर आते हैं, तो कहता है द बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किन्होंने लिखा? तो याद रखिएगा कि विकासवाद का सिद्धांत जिन्होंने दिया है तो नाम रखिएगा चार्ल्स डार्विन। क्या नाम था? चार्ल्स डार्विन साहब ने, जिन्होंने जैव विकासवाद का सिद्धांत दिया है, उन्होंने ही बुक लिखा है द ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है? याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन साहब के द्वारा लिखी गई। आगे अगर हम बात करते हैं, कहता है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, जो डार्विन का प्राकृतिक चयन है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत है, वह किस पर आधारित है? कहता है अति उत्पादन, अस्तित्व और विविधता के लिए संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता पर आधारित है। अब यहां पर अलग अलग टर्म्स हैं। अति उत्पादन मतलब एक्सेस ओवर प्रोडक्शन होगा, मतलब प्राकृतिक चयन जो है वो किस प्रकार होता है? मान लेते हैं कि कहता है ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन मतलब क्या हुआ? मतलब कि जब मान लेते हैं, इसको एक एज एन एग्जांपल समझते हैं, मान लेते हैं कि अगर हमने गेहूं बोया खेत में, अभी धान का समय है ना? धान की बुआई होगी, बाढ़ लेकिन आ चुका है, मैक्सिमम एरियाज में बाढ़ आ रहा है, तो धान की बुआई होगी। अगर मान लेते हैं जितना हमने एक्सपेक्ट किया तो वो अधिक उत्पन्न होने लगे, तो देखिएगा कि वहां पर जो है नेचुरली लोग चावल खाना अधिक पसंद करेंगे या फिर चावल अधिक खाते हैं, है ना? जहां पर गेहूं अधिक होता है तो वहां पे लोग आटा का रोटी वगैरह खाएंगे ज्यादा। जौ होता था जिस समय, तो उसमें जौ वगैरह यूज करते थे भोजन में, मिलेट्स वगैरह था, है ना? अभी देखिए मिलेट्स नहीं यूज कर रहे हैं लोग, ज्वार बाजरा नहीं यूज करते हैं, है ना? लेकिन
एक समय होगा ना जब इसकी उत्पादन अधिक होगी और लोग इसी को यूज में ला रहे होंगे। दूसरा, अस्तित्व, जिसकी स्ट्रगल कैसा है, एक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब रहने के लिए, जैसे कि मान लेते हैं अगर जंगल में है, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो ऐसा तो नहीं कि सभी कोई सिविलियंस हो गए, है ना, सब लोग सामाजिक स्तर पर सीधा आए और रहने लगे, ऐसा साइंस नहीं मानता है ना। लेकिन अगर हम माने तो जिस समय ऐसा हुआ होगा, जीवन की शुरुआत हुई होगी, उस समय जीने के लिए, अस्तित्व में रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा होगा प्रत्येक जीवों को। अगर इस तरह को इसको हमें समझना हो तो हम किस तरह समझ सकते हैं, तो एज एन एग्जांपल हम ले सकते हैं, मान लीजिए कोई जंगल है, उसमें 10 शेर रह रहे हैं और 50 हिरन है। तो एक समय आएगा, शेर अपने भूख को मिटाने के लिए हिरन का शिकार करेगा, लेकिन हिरन अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उससे भगेगा। अब देखिए, दोनों ही अपने अस्तित्व को बचाने का प्रयास करता है। शेर जीवन भूख से वैसे भी मर जाएगा, नहीं खाएगा तो, है ना, वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए शिकार करके खा रहा है, लेकिन हिरन भाग रहा है उससे उससे अपने अस्तित्व की रक्षा कर रहा है, ताकि वो मर जाएगा, एक्सटिंक्ट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या कहता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करना। उसके बाद सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब कि जो फिट होगा। मान लेते हैं, इस फिर से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, वही बात कही हमने, जो शेर और हिरन की कहानी हमने बताई, इसमें कौन जीवित रह सकता है? तो आपका आंसर क्या होगा? शेर हो सकता है ज्यादा जीवित रह सके। कारण क्या है कि वो स्ट्रगल किया और वो जीत गया, है ना। वहीं पर अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसा जीव होता, क्योंकि जो हिरन है वो तो घास खाएगी, है ना, उसके लिए घास पर्याप्त है, लेकिन शेर के लिए और अन्य जीव नहीं है। अभी मैं एज एन एग्जांपल समझा रहा हूं, शेर के लिए अन्य चीजें नहीं है। तो कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे अधिक फिट होगा, यहां पर जो अपनी चीजों को ढूंढ सकता है, वो अगर फिट, अगर मान लीजिए यहां पर अगर हम एग्जाम्पल को उल्टा कर दें, हिरन मान लेते हैं उस जगह से पलायन कर गया, एक जगह से दूसरे जगह चला गया, वहां पर कोई शेर नहीं है, लेकिन शेर यहां पर तो था। शेर अब घास तो नहीं खाएगा, वो क्या होगा, मर जाएगा। लेकिन जहां पर हिरन गया है वहां पर घास प्रचुर मात्रा में है, उसके अकॉर्डिंग जो फिट एरिया है, फिट है, वो क्या होगा, बच जाएगा। कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चलिए आगे के पॉइंट में आते हैं। कहता है द थियरी ऑफ इवोल्यूशन वाज प्रोपाउंडेड बाय, मतलब विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो मैंने अभी बताया था, चार्ल्स डार्विन साहब ने, जो जैव विकासवाद का सिद्धांत है, जैव जीवन के विकास का जो सिद्धांत है, वो सर्वप्रथम किन्होंने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन साहब ने दिया था। चलिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। क्या कहता है? तो वह वैज्ञानिक जिसने जीवन के विकास को सर्वप्रथम समझाया, जीवन के विकास को सर्वप्रथम समझाने वाले व्यक्ति जो है, उनका नाम क्या है? लैमार्क। क्या नाम है? लैमार्क। कहता है द म्यूटेशन थ्योरी, उत्परिवर्तन सिद्धांत। अब ये उत्परिवर्तन सिद्धांत क्या है? तो याद रखिएगा, म्यूटेशन थ्योरी क्या है। तो कहता है कि प्रत्येक जीव म्यूटेट करता है ना, समय के साथ जो है। जैसे कि मान लेते हैं कोई साइबेरिया में रह रहा है, उस साइबेरिया में रह रहा है, उसको हम ले आते हैं बिहार के इन्वायरमेंट में। क्या थोड़ी दिन रहते 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 वो क्या करेगा, यहाँ के अकॉर्डिंग जो है वो अनुकूलित हो जाता है ना। अब यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया, क्या किया, यहाँ के इन्वायरमेंट को अडॉप्ट किया और यहाँ के रहने के अकॉर्डिंग उसका शरीर इवॉल्व हो गया, है ना। इसी प्रकार से देखिएगा, म्यूटेशन की जब बात आती है, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन, मतलब किसी चीज में चेंजेस आना, जो क्या कहते हैं, अपने आप को सरवाइव कराने के लिए जो है अपने अंदर चेंज को लाना। कहता है द म्यूटेशन थ्योरी, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत जो है, वाज इन्यूकेटेड बाय, किसके द्वारा दिया गया था? याद रखिएगा, ह्यूगो डी ब्रिस के द्वारा दिया गया था। आगे अगर हम बात करते हैं, कहता है 1941 में जॉर्ज बीडल,
जॉर्ज बिडल और एडवर्ड टेटम द्वारा प्रस्तावित एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना में कहा गया है। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना में कहा गया है कि प्रत्येक जीन एक विशिष्ट उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। प्रत्येक जीन हमारे शरीर में, हमारे सेल्स के अंदर जीन होती है ना, जीन। तो प्रत्येक जीन जो है एक विशिष्ट उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब उसको विशिष्ट प्रकार की चीजों का उत्पादन करता है। 1941 में जॉर्ज बिडल और एडवर्ड टेटम द्वारा प्रस्तावित एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना में कहा गया कि प्रत्येक जीन एक विशिष्ट उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। वो क्या चीज है, याद रखिएगा, कहता है एंजाइम। किसके लिए जिम्मेदार है? एंजाइम्स के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। एक जीन जो है, एक टाइप का जीन जो होता है, वो एंजाइम का उत्पादन, एक टाइप के एंजाइम का उत्पादन करता है। अगले पॉइंट पर आते हैं। कहता है जैकब और मोनोड ऑपेरॉन मॉडल जैकब और मोनोड ऑपेरॉन मॉडल जो मुख्य रूप से ई कोलाई में लैक ऑपेरॉन के लिए विकसित किया गया है। यह बताता है कि प्रोकैरियोट्स में जीन कैसे विनियमित होते हैं, कैसे जीन जो है रेगुलेट होता है प्रोकैरियोटिक में, वो बताता है। अगले पॉइंट पे आते हैं। कहता है द मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मेन फैक्टर क्या है? इवोल्यूशन का मेन फैक्टर है प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन जो है इवोल्यूशन का मेन फैक्टर माना जाता है। चलिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। कहता है कि जैविक विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों की हानि किस घटना द्वारा समझाया जाता है? अब यहां पर समझना है कि जैसे कि कहा जाता है ह्यूमन जो है, जो आज का ह्यूमन है ना, उसका पूर्वज जो है वो बंदर था। तो बंदर के तो पूंछ होते हैं, है ना, लेकिन हमारे तो पूंछ नहीं है ना। तो हमारे पास एक एविडेंस है जो बोन टेल है ना, जो आप देखिएगा रीढ़ की हड्डी के नीचे जो छोटा सा टेल है, वो ह्यूमन के अंदर एक पूंछ की परिकल्पना है, मतलब पूंछ हुआ करता होगा। लेकिन जब हमें उसका उपयोग बंद हो गया, हमने उसका उपयोग बंद कर दिया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो समाप्त हो गया, है ना। ऊंट के बारे में कहा जाता है, ऊंट की गर्दन, ऊंट नहीं, किसके बारे में, आपका जेबरा नहीं, कैमल, ऊंट, जेबरा नहीं, क्या नाम है उसका, देखिए ध्यान में नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कहता है कि जब उन अंगों का उपयोग आपके पास नहीं होगा तो धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, ठीक ना। कहता है जैविक विकास के संदर्भ में सांप में अंगों की जो हानि हुई है वो किस घटना द्वारा समझाया जाता है? कहा जाता है सांप को भी पैर थे, धीरे धीरे वो क्या हुआ, छोटे होते गए और खत्म हो गए। कहता है उसके अंगों का उपयोग और अनुपयोग, जिस प्रकार शरीर के अंगों का उपयोग होगा और उसका मतलब उपयोग नहीं होगा, इसी पर समझाया जाता है कि किसी के जो जीवन में जो किसी अंगों की हानि जो है जैव विकासवाद में, है ना, जैसे कि किसी का गर्दन उठ जाना, किसी का गर्दन ऊंचा होना, है ना। और अगर हम बात करें, जैसे जिराफ का गर्दन लंबा होता है, हाँ याद आ गया, जिराफ का गर्दन जो है लंबा होता है, पहले उसकी गर्दन छोटी होती थी, है ना। एक घोड़े की ही प्रजाति का लगभग है, उसकी गर्दन क्या है, अभी बहुत लंबी है। कारण क्या था, जिस स्थान पर वो पाया जाता था उस स्थान पर जो पेड़ पौधे थे, निचले पे घास नहीं आता था, वो ऊपर में आता था पत्ते, ऊपर की पत्तियों को खाने के लिए बार बार वो गर्दन ऊपर करता था और उसको खाता था, तो जिस कारण से उसके गर्दन क्या हो गए, लंबी हो गई धीरे धीरे। इस प्रकार क्या हुआ, उसके गर्दन जो है बड़े हो गए। जैसे सांपों में उसके पहले पैर हुआ करते थे, उपयोग नहीं रहा, धीरे धीरे वो बंद हो गए। मतलब शरीर के अंग की हानि इस घटना द्वारा समझाया जा सकता है, शरीर के अंगों का उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, जीवों के बीच बड़े पैमाने पर विविधता के कारण क्या है, म्यूटेशन। क्या कारण है, म्यूटेशन है। याद रखिएगा, जीवों में जो विभिन्न प्रकार की विविधताएं हैं, जैसे हमारे अंदर अलग विविधता है, किसी और जीव के अंदर अलग विविधता है, तो कहता है ये कारण क्या है, तो उत्परिवर्तनवाद या म्यूटेशन। आगे पॉइंट पे बात करते हैं। जीवित जीवों में एक नई प्रजाति की उत्पत्ति के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कारक क्या है, उत्परिवर्तन, मतलब म्यूटेशन। कहता है
कि जीवित जीवों में जो अभी जीवित जीव हैं उनमें से कोई एक नया जीव अगर पैदा ले लेता है ना, कोई नया जीव कहां से आएगा? तो जो अभी जीव हैं उसी के डीएनए में या जीन्स में कोई ऐसा परिवर्तन आ जाए जो उसको एक नए जीव में परिवर्तित कर दे, मतलब उसकी जो आने वाली पीढ़ी है वो अलग टाइप की जीव हो जाए, इसी को क्या कहेंगे? म्यूटेशन कहेंगे, है ना? तो कहता है जीवित जीवों में एक नई प्रजाति, कोई नई प्रजाति डेवलप हो जाए, की उत्पत्ति हो जाए, सबसे अधिक जिम्मेदार कारक क्या होगा? उसका म्यूटेशन होगा। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, आधुनिक मानव, जो आज के मानव हैं, है ना, आधुनिक मानव का नवीनतम पूर्वज, जो नवीनतम पूर्वज है वो क्या है? तो क्रो-मैग्नन मानव, क्रो-मैग्नन मानव जो है वो क्या है? अभी का जो मानव है, आधुनिक मानव है, उसका नवीनतम न्यू पूर्वज है। आगे पॉइंट पे चलते हैं, डेनिसोवन शब्द का उल्लेख कभी कभी मीडिया में आता है, इसका संदर्भ क्या है? तो एक प्रारंभिक मानव प्रजाति, याद रखिएगा, डेनिसोवन जो है, द वर्ड डेनिसोवन इज समटाइम्स मेंशन्ड इन मीडिया इन रेफरेंस टू, तो आज का जो मानव है, आज के मानव के अलावा जो है प्रारंभिक जो मानव है, प्रारंभिक मानव प्रजाति के बारे में इसका जिक्र किया जाता है। कहता है आर्क्योप्टेरिक्स इज मोस्ट एंशिएंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज। आर्क्योप्टेरिक्स जो है वो क्या है? जुरासिक युग का, जुरासिक काल का जो है, जुरासिक युग का जो है सबसे प्राचीन पक्षी है। क्या नाम है उसका? आर्क्योप्टेरिक्स। आर्क्योप्टेरिक्स इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दीज क्लासेस। कहता है आर्क्योप्टेरिक्स जो है वो किन क्लासेस से मिला हुआ है? तो याद रखिएगा, रेप्टाइल्स और पक्षी, रेप्टाइला और एप्स के मिली जुली प्रजातियां थी, है ना। कहता है सरीसृप और एप्स के बीच से जोड़ने वाली कड़ी है, वो कौन है? आर्क्योप्टेरिक्स। चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। कहता है मैमथ इज द एंसेस्टर ऑफ, मैमथ इज द एंसेस्टर ऑफ, मैमथ किसका एंसेस्टर है? तो याद रखिएगा, एलिफेंट का एंसेस्टर है, हाथी का एंसेस्टर जो है वो कौन है? मैमथ है। जिस तरह हमारा एंसेस्टर जो है क्रो-मैग्नन मानव है, क्रो-मैग्नन मैन है, तो उसी प्रकार जो हाथी का पूर्वज है उसका नाम क्या है? मैमथ। चलिए अगले स्लाइड में आते हैं, ये लास्ट स्लाइड है हमारा। चलिए क्या है? कहता है डायनासोरस थे। तो डायनासोरस क्या थे? तो मिसोजोइक सरीसृप, मिसोजोइक रेप्टाइल्स थे। मतलब जो आपके डायनासोरस थे उनका जो उद्भव हुआ है मिसोजोइक इरा में हुआ है, इसीलिए इनको कहा जाता है कि मिसोजोइक सरीसृप थे, रेप्टाइल्स थे। कहता है डायनासोरस वेयर इन, डायनासोरस कब थे, किस युग में थे? तो मिसोजोइक इरा में थे। किस इरा में थे? तो मिसोजोइक इरा में थे। अगले पॉइंट पर बात करें तो जीवित जीवों के विकास के संदर्भ में सही क्रम, जो जीवित जीव हैं उनके विकास के संदर्भ में जो सही क्रम है क्या है? सैलामेंडर, पायथन और कंगारू, सैलामेंडर, पायथन और कंगारू। अब अगर हम समझे जैव विकासवाद का सिद्धांत यहीं पर खत्म नहीं होता, इसमें कई सारे और पॉइंट्स बनते हैं, इसमें कई सारी चीजें और हैं, जैसे इपोज को समझना, इराज को समझना, जिसको महाकल्प कल्प कहते हैं उनको समझना, हर कल्प में अलग अलग प्रकार के जीव हुए हैं और कई सारे जीव जो हैं, जैसे डायनासोरस की ही बात कर लें, जैसे कि कहता है मिसोजोइक इरा में हुआ है, मिसोजोइक इरा में भी अलग अलग कल्प हुए हैं, है ना, पक्ष हुए हैं जिसमें कि अलग अलग प्रकार के जीव हुए हैं, किसी का एक्सटिंक्ट हुआ है, अब एक्सटिंक्ट क्यों हुआ, अलग अलग प्रकार की जो अभी हमारे पास महाद्वीप है उनका निर्माण कैसे हुआ। जैव विकासवाद का सिद्धांत सिर्फ डार्विन साहब ने नहीं दिया था, डार्विन साहब की थ्योरी को भी कई लोगों ने चैलेंज भी किया था, लेकिन मुख्य दृष्टिकोण से मैंने जो आज बताया है वो मेनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, मतलब जो आपको मोस्टली याद करना है, थोड़ा बहुत इसको समझ लेना है, ठीक है। आगे मिलते हैं डिटेल्ड वीडियो के साथ, तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, प्यार इसी तरह बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।